Hello students, now let us start with the lecture 3 of some basic concepts of chemistry. तो अगर आपको याद है हम लेक्चर नंबर 2 में वी वर टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कैसे निकाली जाती है एक्यूरेसी प्रिसीजन सिग्निफिकेंट फिगर से. ओके तो हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 कि कीपिंग ऑल दोज रूल्स इन योर माइंड यू कैन कैलकुलेट कि अगर आपको कोई नंबर गिवन है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ओके सो दैट वाज वन थिंग दैट वी स्टडीड कि कैसे अगर कोई नंबर या कोई मेजरमेंट हमें गिवन होती है तो कैसे निकाला जाता है कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. नाउ टुडे वी विल कैरी फॉरवर्ड दैट टॉपिक कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. दैट मीन्स अगर हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वी आर एडिंग द नंबर्स, वी आर मल्टीप्लाइंग द नंबर्स, वी आर सब्ट्रैक्टिंग द नंबर्स, तो जो हमारा रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए. Okay, so the today's topic is calculations involving significant figures. So the very first calculation that comes in our mind is addition or subtraction. Let us suppose कि अगर हमारे पास कुछ few numbers हैं जो add हो रहे हैं या कुछ फ्यू नंबर्स हैं जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा आफ्टर द एडिशन और आफ्टर द सब्ट्रैक्शन उसमें हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं. सो द आइडिया बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज कि नो रिजल्ट कैन बी एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट नंबर. अगर आपके पास 3 अलग अलग नंबर हैं विद डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब उनकी एक्यूरेसी अलग अलग है. बिकॉज आई टोल्ड यू कि सिग्निफिकेंट फिगर से ही एक्यूरेसी पता लगती है. मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर इज द एक्यूरेसी. तो आपने क्या ढूंढना है, आपने उस नंबर को ढूंढना है जो आपका लीस्ट प्रिसाइज नंबर है. बिकॉज योर रिजल्ट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट नंबर. इसका रीजन ये है, लेट अस सपोज हम किसी टीम में काम कर रहे हैं एंड इन माई टीम देर आर 4 people, 3 are very accurate but 1 person accuracy is not up to the mark. तो मेरी टीम, ओवरऑल टीम की एक्यूरेसी उन लोगों पे डिपेंड नहीं करेगी जो एक्यूरेट हैं, बिकॉज उन्होंने तो अपना काम कर ही लेना है. माई टीम्स एक्यूरेसी कैन नॉट बी ग्रेटर दैन द लीस्ट एक्यूरेट, क्योंकि जब तक वो एक्यूरेट वाला बंदा काम नहीं करेगा तब तक मेरी टीम की एक्यूरेसी नहीं आ सकती है. ओके सो अगर हम ये आइडिया कैरी फॉरवर्ड करें कि एक्यूरेसी कैन नॉट बी मोर देन द लीस्ट एक्यूरेट, तो उसके लिए यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल. लेट अस सपोज हम एडिशन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो रूल क्या कहता है, लेट्स टेक वन एग्जांपल. सो वी हैव दिस नंबर 7.23, 2.1, 0.312. So if I ask you to add, आप बहुत easily add कर लोगे because you know what addition is all about. 5, sorry, it's 2, 4, 6, 8.642. So result is there with you, but हमें इसको रिपोर्ट करना है विद द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कि इस रिजल्ट में मेरे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रहनी चाहिए. तो मैंने जैसे आपको बोला कि इन अ रिजल्ट द एक्यूरेसी कैन नॉट बी मोर देन द लीस्ट प्रिसाइज नंबर. अब आपको कैसे पता लगेगा कि इन तीनों में से लीस्ट एक्यूरेट नंबर कौन सा है. ऑब्वियसली उसके लिए आपको तीनों के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी है. एज यू कैन सी 7.23 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3. इसके अंदर सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. इसके अंदर अगेन 3 है बिकॉज लेफ्ट वाली 0 को काउंट नहीं किया जाता. तो जब आपने तीनों के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स नोट करी तो आपको क्लियरली पता लग गया कि जो बीच वाला नंबर है दैट इज लीस्ट प्रिसाइज बिकॉज इसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है. तो रूल कहता है कि आपको सबसे पहले आपको लीस्ट प्रिसाइज नंबर आइडेंटिफाई करना है. Now after you have identified कि आपका जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर है वो ये है, उस नंबर में आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं. ओवरऑल नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं देखने हैं. एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में क्या किया जाता है, जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर होता है उसके अंदर ये देखा जाता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं.
नाउ एज यू कैन से कि इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपके रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहना चाहिए. You cannot have more number of digits in your result than the number of digits after the decimal in the least precise number. एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ये रूल है कि जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर आपने आइडेंटिफाई करा है उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ओके फाइन, बट आपको अपने रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स रखने हैं जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स थे लीस्ट प्रिसाइज नंबर में. लीस्ट प्रिसाइज नंबर में एक ही डिजिट था, तो आपके रिजल्ट में भी एक ही रहना चाहिए. फाइन, यू विल जस्ट ट्रंकेट द अदर डिजिट्स एंड यू विल रिपोर्ट द आंसर as 8.6. So when you are reporting your result as 8.6, how many significant figures it is having now? Only 2, which may be same as the least precise number or which may not be same. जरूरी नहीं है कि रिजल्ट के अंदर भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही आएंगी जितनी आपकी लीस्ट प्रिसाइज नंबर में थी, ऐसा जरूरी नहीं है. बट ये जरूरी होना चाहिए कि अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आपके रिजल्ट में भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज द रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट फॉर द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. So in the case of multiplication or division, how do you find that how many significant figures would be there in your result? उसके लिए आपको क्या करना है? Let us suppose you are multiplying two numbers 5.1028 into 1.30 और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास रिजल्ट केम आउट टू बी 6.63364. ओके, अगेन आपको पहले लीस्ट प्रिसाइज नंबर ढूंढना है बिकॉज द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन द लीस्ट प्रिसाइज नंबर. तो बिल्कुल वही रूल जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले लीस्ट प्रिसाइज नंबर आइडेंटिफाई कर रहे थे, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी पहले हम जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लीस्ट प्रिसाइज नंबर है. ऑब्वियसली 5.1028 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 1.30 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो ऑब्वियसली आपका जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर है दैट इज दिस 1.30. नाउ द रूल सेज कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको टोटल डिजिट्स उतने ही रखने हैं जितने टोटल डिजिट्स लीस्ट प्रिसाइज नंबर में थे. आई अगेन रिपीट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने डेसिमल के बाद नहीं देखने हैं. दैट वी वर डूइंग इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस अलग है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस अलग है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम लीस्ट प्रिसाइज नंबर आइडेंटिफाई करने के बाद डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स देखते थे. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं. तो लीस्ट प्रिसाइज नंबर में 3 डिजिट्स है, तो आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी टोटल 3 डिजिट्स ही रहने चाहिए. टोटल 1 2 3, बाकी सब आप डिस्कार्ड कर दोगे तो यू विल रिपोर्ट द आंसर एज 6.63 because you have to keep the total number of digits as much as they were in the least precise number. I hope both the cases are clear कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स सेम रखने हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में टोटल नंबर ऑफ डिजिट सेम रखने हैं. ओके, नाउ लेट्स टेक द थर्ड केस. अगर आपके पास कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाए जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है डिवीजन भी है, तो आपने उसमें क्या करना है, उसमें अगेन आप लीस्ट प्रिसाइज नंबर ढूंढोगे सबसे पहले तो, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग. चाहे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे आप सारी कैलकुलेशंस इकट्ठी कर रहे हो, तो लीस्ट प्रिसाइज नंबर तो ढूंढना ही है. अब जिसमें सब कुछ है उसमें भी आपने फाइनल रिजल्ट में टोटल नंबर ऑफ डिजिट सेम रखने हैं जितने आप लीस्ट प्रिसाइज नंबर में देख रहे हो. यानी कि वही जो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कर रहे थे कि अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं लीस्ट प्रिसाइज नंबर में, तो आपके रिजल्ट में भी टोटल 3 होने चाहिए. Okay, let me explain you with an example. Suppose you have this is a NCERT question 0.02856 into 298.15 0.112 over
0.5785। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा दैट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन द रिजल्ट। तो आपको रिजल्ट कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना। डोंट वेस्ट योर टाइम इन मल्टीप्लाइंग एंड देन डिवाइडिंग एंड देन फाइंडिंग आउट द रिजल्ट, बिकॉज वो क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट, वो पूछ रहे हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर रिपोर्ट करोगे। तो उसके लिए हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। आई टोल्ड यू कि आपको लीस्ट प्रिसाइज नंबर आइडेंटिफाई करना है। अब इस केस में इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि लेफ्ट वाले तो काउंट करने नहीं होते हैं। इसमें आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बिकॉज ऑल आर नॉन जीरो। इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बिकॉज अगेन लेफ्ट वाले काउंट नहीं करने हैं। अगेन हेयर 4। तो जब आपने कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एवरीथिंग आपने सब नंबर्स में इंडिविजुअली निकाल लिया, तो आपने देखा कि आपका लीस्ट प्रिसाइज नंबर ये बन रहा है बिकॉज इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो इसका जो रिजल्ट आएगा इट विल ऑल्सो हैव टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, क्योंकि कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ उसमें भी आपने टोटल देखने होते हैं कि जितने टोटल आपके लीस्ट प्रिसाइज नंबर में थे आपके रिजल्ट में भी उतने ही टोटल होंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस अलग है जिसमें आपको सिर्फ लीस्ट प्रिसाइज नंबर के डेसिमल के बाद वाले डिजिट सेम रखने होते हैं रिजल्ट के साथ। बाकी चाहे मल्टीप्लिकेशन अलोन है, डिवीजन अलोन है, या कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बोथ है, उसमें आपको टोटल ही सेम रखने हैं। वन थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर सपोज आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, लेट अस सपोज यू हैव 5 इंटू 5.364, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, तो आप देखोगे कि इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो आपके रिजल्ट में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, बिकॉज जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा होती है कि ये माना जाता है कि उनके अंदर तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 5 में आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माननी। जब आप व्हेन यू आर डूइंग कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसमें जब आप लीस्ट प्रिसाइज नंबर आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर कंसिडर नहीं करना होता, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो उनकी उनकी सिग्निफिकेंट फिगर आप देखोगे आपको लगेगा 1 है, but 5 is not having one significant figure because it's an exact number। तो exact number को तो कंसिडर ही नहीं करना। तो बाकी जो दूसरा नंबर है उसके अंदर आपको कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आ रही हैं? 4। तो आपका आंसर 4 होगा। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं तो उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर कंसीडर ही नहीं करना है। उसके अलावा जो बाकी नंबर्स हैं उनके अंदर आप जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका लीस्ट प्रिसाइज नंबर बन रहा है उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रिजल्ट में रखनी है, और रिजल्ट कैलकुलेट तब तक नहीं करना है जब तक पूछा ना जाए। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछ रहे हैं दैट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी रिपोर्टेड इन द रिजल्ट, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट बट दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या आपको पता है कि जो रिजल्ट होगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है। Okay, so I hope now this topic of significant figures involving calculations is also clear. Okay, so although 1 mark question, but definitely you can expect 1 mark question in your exams. Okay, so now let's move on to the laws. Laws of chemical combination is the next topic that we will be taking up today, because this is a very next topic of chapter 1 which is important from examination point of view and like for boards exams. Okay, but yes, then after that the most important topic that will be like important for your entrance exams also will be the mole concept. So before we jump into the and dive into the sea of mole concept, first of all let us talk about the laws. अब हम laws की बात करेंगे। सो इफ यू रिमेंबर जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हें बोला था कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर, द चेंजेस यू नो दैट हैपन्स इनसाइड द मैटर, बी दैट फिजिकल एंड केमिकल, एंड देन आई टोल्ड यू दैट देयर आर सर्टेन लॉज। मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ लॉज होते हैं जिन लॉज को ओबे करके ही कोई चेंज आता है।
अगर आप बोल रहे हो कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रही है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, या कुछ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ऑल दीज चेंजेस आर हैपनिंग अंडर सर्टेन लॉज, यू नो, बिकॉज एवरीथिंग इज सो लॉजिकल अराउंड अस, तो उनको कुछ लॉज को ओबे करना होता है। तो अगर हम केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज की बात करें, तो देयर आर 5 laws that we have to study. First one is law of conservation of mass. Second is law of constant composition. Third being law of definite proportion. Fourth is law of reciprocal proportion. And the fifth one is Gay-Lussac's law of combining volume. So don't be afraid of these laws. They are very simple. We will take each law one by one and you will understand them through numericals also. तो बहुत easy है, इनको हमें अपना ये नहीं सोचना कि these are laws, they will be tough. No, they are very easy. We will take one by one. So let us start with the first law. Law of conservation of mass. Now, this is a law that you have been doing it from your previous classes. Law of conservation of mass says that mass can neither be created nor be destroyed. It can be just converted from one form to another. ये बात हम बचपन से तो नहीं, बट प्रीवियस क्लासेस से ज़रूर पढ़ते आए हैं कि जो मास होता है हम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप बोलो कि आपने कोई रिएक्शन करी और आपने प्रोडक्ट बनाया, तो वो प्रोडक्ट आपने जो रिएक्टेंट्स लिए थे उनसे ही बना है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 10 ग्राम रिएक्टेंट ले रहे हो, प्रोडक्ट 12 ग्राम बन जाए। 2 ग्राम कहाँ से आए? वी आर नॉट द क्रिएटर। हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम एक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट को दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। बस भगवान ने हमें इतनी सी ही मतलब कैपेबिलिटी दी है। या आप कहो कि आपने 10 रिएक्टेंट लिए थे 10 ग्राम और प्रोडक्ट में 6 ग्राम ही रह गए, वेयर आर द 4 ग्राम, वेयर डिड दे गो? वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। तो ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another. सो दैट मीन्स अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, अगर आप उसका मास देखोगे तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो मास होगा वो टोटल करके इक्वल आएगा। टोटल मास, टोटल क्यों बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है एक ही रिएक्टेंट हो, तो अगर उसमें 2 या 3 जितने भी रिएक्टेंट्स हैं आप सबका मास प्लस करोगे, उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका टोटल मास करोगे, तो वो दोनों इक्वल ही आने चाहिए। इट्स वेरी लॉजिकल। ना तो रिएक्टेंट्स कम रह सकते हैं ना प्रोडक्ट्स कम रह सकते हैं। रिएक्टेंट्स कम रह रहे हैं तो मतलब प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? नॉट पॉसिबल। अगर प्रोडक्ट्स कम हो रहे हैं तो वेयर आर द जो प्रोडक्ट्स कम रह रहे हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा थे, तो जो एक्स्ट्रा रिएक्टेंट्स हैं वो कहाँ चले गए? सो नो, नॉट पॉसिबल। कभी कभार न्यूक्लियर रिएक्शंस के वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमने जितने रिएक्टेंट्स के मास लिए थे प्रोडक्ट्स उतना नहीं निकला, बिकॉज सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेबल टू एनर्जी। तो कभी कभार क्या होता है, बिकॉज आइंस्टाइन की इक्वेशन कहती है इज इक्वल टू mc² कि मास इज कन्वर्टेबल टू एनर्जी। तो कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट का मास कम आ रहा है बिकॉज सम ऑफ द मास इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसीलिए लेटर ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अमेंडमेंट करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी भी बताया गया है कि मास एंड एनर्जी का जो टोटल सम है वो कांस्टेंट आना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स द मास ऑफ प्रोडक्ट comes out to be less than the reactant, not because that some mass of product has been lost, it has just converted it into energy, because you know that mass is convertible into energy, but that is very very rare. Okay, but otherwise
if you see in most of the reactions, you will see total mass of reactant is equal to total mass of product. तो this law is very simple to understand. इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सिंपल होते हैं. आपको एक रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स का मास गिवन होता है, सारे प्रोडक्ट्स का मास गिवन होता है, और आपसे बोला जाता है कि वेरीफाई करो कि क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है. तो वेरी सिंपल, आप पहले सारे रिएक्टेंट्स का मास प्लस करोगे, फिर सारे प्रोडक्ट्स का मास प्लस करोगे. अगर वो इक्वल आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई हो जाएगा कि यस इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. या अगर आपको दो रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट का मास गिवन है, एक रिएक्टेंट का मास नहीं गिवन है, तो आप उसको x अज्यूम करके इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो. तो लेट अस डू वन न्यूमेरिकल, देन यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऑल्दो द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस लॉ आर डैम इजी, so let's understand it with one numerical. Law of conservation of mass. Hmm. 4.90 gram of KClO3 when heated produced 1.92 gram of oxygen, and the residue, which is KCl, left behind weighs 2.96 gram. Show that these results illustrate law of conservation of mass. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए, एवरीथिंग इज गिवन टू यू लाइक 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड. ओके, बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि इन्होंने KClO3 4.90 ग्राम लिया है व्हेन हीटेड. व्हेन हीटेड मतलब इट इज द ओनली रिएक्टेंट प्रेजेंट जिसको हीट किया है. प्रोड्यूस्ड मतलब ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज द प्रोडक्ट, and the residue KCl is also being left as 2.96. So everything is given to you, nothing is to be calculated. आपको सब कुछ given है, आपको just show करना है कि ये law of conservation of mass को obey कर रहा है. तो जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि law of conservation of mass सिर्फ यही बोलता है कि reactants का total mass total product के mass के equal होना चाहिए. Okay, तो we can very easily see that what is the total mass of reactants given. एक ही रिएक्टेंट है, तो ऑब्वियसली 4.90 ग्राम इज द मास ऑफ रिएक्टेंट, और वो टोटल मास रिएक्टेंट का इतना ही है बिकॉज कोई और रिएक्टेंट तो प्रेजेंट है नहीं. व्हाट इज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो आपके पास एक प्रोडक्ट का मास 1.92 है, दूसरे प्रोडक्ट का मास 2.96. इफ यू विल ऐड देम अप इट विल बी 4.88 ग्राम. तो अगर आप देखो कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, लाइक ऑब्वियसली यू कैन नॉट से कि मैम ये तो 4.90 है, 4.88 है. इट्स हार्डली अ डिफरेंस ऑफ 0.02. दैट कैन बी ड्यू टू ह्यूमन एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर. तो आप ये नहीं बोलोगे कि नो इट इज नॉट ओबेइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इट कुड बी ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर. तो आप बोलोगे कि येस एज, or you'll say yes, this obeys this law of conservation of mass under experimental limits. Why we are adding this line under experimental limits? Because this is ensuring कि we have considered this 0.02 का डिफरेंस. ठीक है, बिकॉज वो 0.02 का डिफरेंस उस एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से ही आया होगा. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि मास का कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ ओबे ना हो. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है. ठीक है, बिकॉज आपको मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के ही इक्वल प्रूव करना है. ठीक है, और अगर इक्वल गिवन है ऑलरेडी
तो आपको किसी भी एक प्रोडक्ट का मास गिवन नहीं होगा, वो आपको एक्स अज्यूम करके आपको निकालना होगा. आई विल शो यू वन लास्ट न्यूमेरिकल ऑन दिस लॉ दैट कैन बी आस्क्ड. If 6.3 gram of NaHCO3 is added to 15 gram of CH3COOH, the residue is found to weigh 18 gram. What is the mass of CO2 released? ओके तो अब ये बोल रहे हैं कि जब हमने 6.3 ग्राम NaHCO3 को 15 ग्राम CH3COH में डाला, यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, 6.3 ग्राम इज एडेड टू 15 ग्राम, द रेजिड्यू जो निकला, द प्रोडक्ट, एक तो रेजिड्यू 18 ग्राम है, तो उसके बाद जो CO2 निकली वो कितनी निकली होगी. दैट मीन्स आप एक इक्वेशन बनाओ, जो क्वेश्चन में है आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, NaHCO3 किस में ऐड कर रहे हैं, CH3COH में, तो कुछ रेजिड्यू निकल रहा है, वी डू नॉट नो द फॉर्मूला, इट्स ओके, और साथ में CO2 निकल रही है. तो एवरीथिंग दे आर गिविंग कि NaHCO3 उन्होंने 6.3 डाला, CH3COH 15 ग्राम डाला, रेजिड्यू उन्होंने 18 ग्राम मिल रहा है, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी. अरे यार कितनी निकली होगी, जितना इसका डिफरेंस है, बिकॉज आपने टोटल रिएक्टेंट्स को टोटल प्रोडक्ट के इक्वल करना है, तो जितने प्रोडक्ट निकल गए, जितने बच गए, वो CO2 के होंगे. दैट मीन्स आप अज्यूम करो कि X, हमें नहीं पता कितनी CO2 निकली है, तो हम उसको X अज्यूम करेंगे. फाइन. नाउ यू विल से कि एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज mass of reactant has to be equal to mass of product. जो भी हो, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल तो होगा ही होगा. तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2, 6.3 प्लस 15, प्रोडक्ट्स कितने हैं, एक तो 18 है, दूसरा हमें पता नहीं है, तो हमने x ले लिया, तो जो भी x होगा वो इन दोनों के बैलेंस के इक्वल ही होगा. तो 6.3 प्लस 15 इज 21.3 माइनस 18, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.3. तो ऑब्वियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3.3 ग्राम ही निकलेगी, उससे ज्यादा या कम तो नहीं निकल सकती. ज्यादा निकलेगी तो प्रोडक्ट ज्यादा कहाँ से आ गए, कम निकलेगी तो प्रोडक्ट कम कहाँ से हो गए, बिकॉज मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो इससे आसान न्यूमेरिकल्स क्या हो सकते हैं कि आपको वन ऑफ द प्रोडक्ट नहीं गिवन तो आपको निकालना है, या अगर आपको दोनों ही गिवन है, रिएक्टेंट्स भी प्रोडक्ट भी, आपको जस्ट वेरीफाई करना है. तो आज का आपका यही काम है कि अपार्ट फ्रॉम दी numericals of significant figures, you also have to practice the numericals on the first law, that is the law of conservation of mass. Tomorrow we will be taking up with the second law, that is law of constant composition, which is also known as law of definite proportion. Okay, thank you.